कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो मिली सेकेंड के अंदर कैसे पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन असली है या फ्रॉड? इसके पीछे एक बहुत ही एक बहुत तेज सिस्टम काम कर रहा होता है और उसको सैकड़ों अलग अलग जानकारी के टुकड़े चाहिए होते हैं जिन्हें हम फीचर्स कहते हैं। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कुछ जानकारी तो एकदम ताज़ा चाहिए, जैसे पिछले कुछ मिनटों में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, लेकिन कुछ जानकारी पुरानी होती है, जैसे आपका पता या उम्र। अब सोचिए, अगर इन दोनों तरह की जानकारी को एक साथ बिजली की तेजी से लाने का कोई पक्का तरीका ना हो तो क्या होगा? हर टीम एक ही काम को बार बार करेगी, एक ही फीचर का सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, पूरी तरह से खिचड़ी पक जाएगी। और वो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इतना धीमा हो जाएगा कि जब तक वो फ्रॉड पकड़ेगा तब तक तो पैसा गया। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक मजबूत मशीन लर्निंग फीचर स्टोर का आर्किटेक्चर असल में दिखता कैसा है, जो इस रियल टाइम और बैच दोनों दुनियाओं को एक साथ संभाल सके। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि लोग क्या गलती करते हैं? सबसे सीधा रास्ता क्या है जो असल में कहीं नहीं ले जाता? सबसे आम गलती है सबसे आसान रास्ता अपनाना, सीधे एप्लीकेशन के मेन डेटाबेस से ही फीचर्स उठा लेना। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना, लेकिन असल में ये एक बुरे सपने की तरह है। एक मिनट, क्यों? डेटा तो वही है, सीधा क्यों नहीं उठा सकते? सोचिए, ये तो ऐसा हुआ कि एक ही लाइब्रेरियन से 100 लोग एक साथ अलग अलग किताबें मांग रहे हैं, वो तो पागल हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब कई सारे मॉडल एक ही डेटाबेस पर लगातार क्वेरी करते हैं तो एप्लीकेशन की स्पीड इतनी धीमी हो जाती है कि वो क्रैश भी हो सकती है। और इससे भी बड़ी एक छिपी हुई समस्या है। कौन सी? जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग सर्विंग स्क्यू। ट्रेनिंग सर्विंग स्क्यू, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वैसा ही है जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी तो पुरानी किताबों से करें और पेपर बिल्कुल नए सिलेबस से आ जाए, सारी तैयारी बेकार हो जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल। मशीन लर्निंग में भी अगर मॉडल को सिखाने के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए फीचर्स को कैलकुलेट करने का तरीका असल दुनिया में यानी सर्विंग के समय इस्तेमाल होने वाले तरीके से थोड़ा भी अलग है, तो मॉडल का परफॉर्मेंस बुरी तरह गिर जाता है। और जब आप दो अलग अलग जगहों से डेटा निकालते हैं तो ये गलती होना बहुत बहुत आम है। समझ गया। तो ये पहला तरीका तो काम नहीं करेगा। फिर लोग क्या कोशिश करते हैं? अगला कदम क्या होता है? अगला कदम होता है फीचर्स को पहले से ही बैच में कंप्यूट करके एक अलग डेटाबेस में रख लेना। ये मेन एप्लीकेशन के डेटाबेस पर पढ़ने वाले बोझ को तो कम कर देता है, लेकिन एक नई समस्या खड़ी करता है। और वो क्या है? रियल टाइम का क्या? अगर आपको जानना है कि किसी ने पिछले 5 मिनट में क्या किया, तो आप बैच कंप्यूट का इंतजार नहीं कर सकते। ये तो बासी खबर पढ़ने जैसा है। और जैसे जैसे फीचर्स की संख्या हजारों में पहुंचती है, इस बैच पाइपलाइन को संभालना बहुत बहुत मुश्किल और जटिल हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके अधूरे हैं। तो फिर इसका असली समाधान क्या है? एक आदर्श आर्किटेक्चर कैसा दिखना चाहिए? एक आदर्श आर्किटेक्चर एक हाइब्रिड गाड़ी की तरह होता है। उसमें 2 इंजन होते हैं। एक होती है ऑनलाइन पाइपलाइन, जो रियल टाइम फीचर्स के लिए बनी है, सुपरफास्ट और फुर्तीली। और दूसरी होती है ऑफलाइन या बैच पाइपलाइन, जो बड़े बड़े डेटा सेट को संभालने और ट्रेनिंग के लिए फीचर्स तैयार करने के लिए बनी है, शक्तिशाली और मजबूत। और इन दोनों के ऊपर एक समर्पित फीचर सर्विंग लेयर होती है, जो ये तय करती है कि सही समय पर सही इंजन से पावर मिले, ताकि मॉडल को हमेशा ताज़ा और सही फीचर्स मिले। ये दिलचस्प है। आप कह रही हैं कि सिस्टम का दरवाजा ही सबसे जरूरी है। अगर डेटा के आने का तरीका ही सही नहीं है तो आगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो बताइए, ये राइट पाथ यानी डेटा के अंदर आने का दरवाजा, ये दिखता कैसा है? एक्शन सर्विस तक पहुंचता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है काफका जैसा मैसेज क्यू। एक मिनट, मैसेज क्यू, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एक वेटिंग रूम जैसा है जहां डेटा अपनी बारी का इंतजार करता है ताकि सिस्टम पर एक साथ भीड़ ना लगे? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। काफका एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। अगर अचानक बहुत सारा डेटा आ जाए तो काफका उसे एक लाइन में लगा देता है और सिस्टम को उसकी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे देता है। इससे हमारा सिस्टम कभी ओवरलोड नहीं होता। और यहीं पर हम एक चालाकी करते हैं। हम डेटा को एंटिटी आईडी जैसे कि यूजर आईडी के आधार पर अलग अलग लेन यानी पार्टीशन में बांट देते हैं। अच्छा, एक ही यूजर का सारा सामान एक ही दराज में रखा जाता है।
ताकि बाद में ढूंढना आसान हो। एकदम सही। और काफका के इसी ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट से डेटा एक चौराहे पर पहुंचता है और दो अलग-अलग सड़कों पर निकल जाता है। एक रियल टाइम वाली सुपरफास्ट लेन पर और दूसरी बैच वाली हेवी ट्रैफिक हाईवे पर। ठीक है, तो डेटा अब एक चौराहे पर आ गया है और दो अलग-अलग सड़कों पर निकल गया है। चलिए पहले रियल टाइम वाली सुपरफास्ट लेन पर चलते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? उस सुपरफास्ट लेन पर हमें मिली सेकेंड्स में जवाब देना है। इसके लिए हमें एक बहुत ही तेज स्टोरेज चाहिए जो आमतौर पर रेडिस जैसा एक इन मेमोरी की वैल्यू स्टोर होता है। इसे आप एक छोटी सुपरफास्ट डायरी समझिए जहां हाल की सारी जानकारी लिखी होती है। रियल टाइम पाइपलाइन काफका से डेटा उठाकर सीधे इस डायरी में लिख देती है ताकि जब भी मॉडल को कोई ताज़ा जानकारी चाहिए हो वो तुरंत मिल जाए। यानी सारा खेल स्पीड का है। और उस दूसरी सड़क यानी बैच वाले हाईवे पर क्या होता है? वो हाईवे बड़े बड़े ट्रकों के लिए बना है, यानी बहुत बड़े डेटा वॉल्यूम के लिए। यहाँ हम हडूप, कैसेंड्रा या हुडी जैसे डेटा लेक या वेयरहाउस का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े बड़े गोदामों की तरह हैं जहाँ सालों का डेटा जमा होता है। इस डेटा पर भारी भरकम कैलकुलेशंस करने के लिए हम अपाचे स्पार्क जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जो किसी काम को हजारों छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर एक साथ कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे अलग-अलग सिस्टम्स को एक साथ जोड़ना, काफका, रेडिस, स्पार्क, ये सुनने में तो एक बुरे सपने जैसा लगता है। क्या ये सब आपस में ठीक से काम कर भी पाते हैं या इन्हें मैनेज करना ही एक पूरा काम बन जाता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये आसान नहीं है, लेकिन यहीं पर अच्छे आर्किटेक्चर की भूमिका आती है। ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे से बात करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन हाँ, इन्हें मैनेज करना एक बड़ा काम है जिसके लिए मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, आपने बातचीत में कैशिंग शब्द का जिक्र कई बार किया है। ये इतना जरूरी क्यों लग रहा है और इन दोनों पाइपलाइनों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? कैशिंग का मतलब है यूं समझ लीजिए शॉर्टकट बनाना। रियल टाइम लेन पर रेडिस खुद एक तरह का कैश है। जब मॉडल को कोई फीचर चाहिए तो वो पहले इस सुपरफास्ट डायरी यानी रेडिस में देखता है। अगर जानकारी मिल गई, जिसे कैश हिट कहते हैं, तो काम मिलीसेकंड में हो गया। और अगर नहीं मिली तो, जिसे आप शायद कैश मिस कहती होंगी? बिल्कुल, कैश मिस होने पर सिस्टम थोड़ा धीमे वाले ऑनलाइन डेटाबेस से जानकारी निकालता है, उसे पहले इस सुपरफास्ट डायरी में डालता है ताकि अगली बार मिल जाए और फिर मॉडल को देता है। आसान शब्दों में, बार बार मेन गोदाम में जाने के बजाय पास में रखे छोटे फ्रिज से ही काम चला लिया। इससे सिस्टम की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और बैच फीचर्स के लिए भी यही शॉर्टकट काम करता है? हाँ, लेकिन रणनीति थोड़ी अलग होती है। बैच फीचर्स पहले से कंप्यूटेड होते हैं, तो हम उन्हें अपाचे इग्नाइट जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में रख सकते हैं। ये एक बड़े शेयर्ड फ्रिज की तरह है, लेकिन यहाँ एक चुनौती है। क्या? ये कैसे सुनिश्चित करें कि कैश में रखा डेटा पुराना या बासी न हो जाए। इसके लिए हम राइट थ्रू और राइट बैक जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? राइट थ्रू में जब भी डेटा अपडेट होता है तो वो कैश और मेन डेटाबेस मतलब फ्रिज और गोदाम दोनों में एक साथ अपडेट होता है। ये सुरक्षित है, लेकिन थोड़ा धीमा हो सकता है। राइट बैक में अपडेट पहले सिर्फ कैश में होता है और सिस्टम कहता है ठीक है, मैं बाद में इसे गोदाम में रख दूंगी। ये बहुत तेज है, लेकिन अगर बिजली चली गई यानी कैश फेल हो गया तो जो डेटा सिर्फ फ्रिज में था वो खो सकता है। तो एक तरफ है सेफ्टी यानी राइट थ्रू और दूसरी तरफ है स्पीड यानी राइट बैक। आपको चुनना होगा कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। ये आर्किटेक्चर वाकई बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन इस पूरी मशीनरी को चलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? इसे भरोसेमंद कैसे बनाया जाता है? बहुत जरूरी सवाल है। इस पूरे सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए हमारे पास उपकरणों का एक पूरा दस्ता होता है। कुछ हमारी आंखों और कानों की तरह काम करते हैं, जो सिस्टम की नब्ज जैसे सीपीयू का उपयोग, लेटेंसी और एरर रेट्स पर 24 घंटे नजर रखते हैं। इन्हें मॉनिटरिंग टूल्स कहते हैं, जैसे प्रोमीथियस और ग्राफाना। और अगर कोई समस्या आ जाए तो उसका पता कैसे लगाते हैं? उसके लिए हमारे पास जासूस होते हैं। ELK स्टैक जैसे लॉगिंग टूल्स सारे सिस्टम्स के लॉग्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि हम किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। और जैगर जैसे ट्रेसिंग टूल्स
एक रिक्वेस्ट के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि देर कहाँ हो रही है। और ट्रैफिक के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए क्यूबरनेट्स का ऑटो स्केलर अपने आप जरूरत के हिसाब से सर्वर बढ़ा या घटा देता है। एक चीज और, अगर सिस्टम का कोई एक हिस्सा फेल हो जाए तो क्या पूरा सिस्टम बंद हो जाता है? नहीं, और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। सर्किट ब्रेकर, क्या ये हमारे घरों में लगे बिजली के फ्यूज जैसा है कि अगर एक कमरे में शॉर्ट सर्किट हो तो सिर्फ उसी का फ्यूज उड़े, पूरे घर की बिजली ना चली जाए? बिल्कुल सही, यही काम ये सॉफ्टवेयर में करता है। अगर एक सर्विस फेल होती है तो ये उस पर ट्रैफिक भेजना बंद कर देता है ताकि वो रिकवर कर सके और बाकी सिस्टम सुरक्षित रहे। ये कैस्केडिंग फेलियर्स, यानी एक के बाद एक सारे सिस्टम्स के फेल होने से बचाता है। कमाल है। सिस्टम को चलाने की बात तो समझ आ गई, लेकिन इन हजारों फीचर्स की लाइब्रेरी को कौन संभालता है? इन्हें मैनेज और सुरक्षित कैसे किया जाता है? यह फीचर गवर्नेंस और सुरक्षा का क्षेत्र है। गवर्नेंस के लिए हम हर फीचर का वर्जन कंट्रोल रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम कोड का रखते हैं। हम ये भी ट्रैक करते हैं कि कौन सा फीचर कहाँ से आया और कैसे बना, जिसे फीचर लाइनेज कहते हैं। ये सब एक सेंट्रल फीचर रजिस्ट्री में मैनेज होता है, जो इन फीचर्स की एक डिक्शनरी की तरह काम करती है। और सुरक्षा के लिए हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC लागू करते हैं, ताकि केवल सही लोग ही संवेदनशील फीचर्स को देख सकें। सारे डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है और निजी जानकारी को डेटा मास्किंग जैसी तकनीकों से छिपाया जाता है। और हाँ, GDPR और CCPA जैसे डेटा प्राइवेसी नियमों का पालन करना तो सबसे जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर किसी को एक मजबूत ML फीचर स्टोर बनाना है तो कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? मैं इसे 5 मुख्य बातों में समेट सकती हूँ। पहला, हर फीचर की परिभाषा एकदम साफ होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, रियल टाइम और बैच दोनों के लिए सही स्टोरेज टेक्नोलॉजी चुनें। स्पीड और स्केल के बीच सही संतुलन जरूरी है। तीसरा, आपकी डेटा पाइपलाइन भरोसेमंद होनी चाहिए, क्योंकि कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। चौथा, आर्किटेक्चर को ऐसा बनाए जो भविष्य में बढ़ सके। आज जो छोटा है कल बड़ा होगा। और पांचवां, सिस्टम की सेहत पर लगातार नजर रखें। बिना मॉनिटरिंग के इतना बड़ा सिस्टम चलाना अंधेरे में गाड़ी चलाने जैसा है। संक्षेप में, एक अच्छा फीचर स्टोर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपके पूरी ML टीम को तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा कुशल बनाने का एक तरीका है। हमने आज एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये सिस्टम तो आज के लिए बहुत अच्छा है, पर कल क्या होगा? जैसे जैसे मॉडल और डेटा विकसित होते हैं, एक फीचर स्टोर खुद कैसे विकसित होगा? तब क्या होगा जब फीचर की परिभाषा ही धुंधली होने लगे और ये साधारण डेटा पॉइंट से आगे बढ़कर दूसरे मॉडल द्वारा बनाए गए जटिल आइडिया या एम्बेडिंग बन जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।